इवनिंग स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को इस 43 के फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। एज वी नो दैट सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालते हैं। तो इसका मैंने 1 लगाया हुआ है, इट मीन्स ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, तो इसको वर्किंग नोट 1 में हम लिखेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस फॉर 2018, दैट इज़ वी हैव इन दिस क्वेश्चन 60,000 रुपीज़, एंड इसमें से हम लेस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस फॉर 2017, दैट इज़ लास्ट ईयर। ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव में 8,000 रुपीज़ है, तो बेटा ये नेगेटिव और ऑलरेडी नेगेटिव जो है 60 में से हम माइनस का 8,000 लेस करेंगे तो हमारे पास 68,000 ये आएगा। तो ये हम लिख देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आएगा ऐड करेंगे हम जनरल रिजर्व। देखते हैं लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, करंट ईयर हमारे पास 24,000 है, तो यहाँ लिखेंगे ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ये अमाउंट है हमारे पास 24,000, ये भी ऐड होगा। और एक और चीज़ इसके अंदर आएगी डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये ऐड होता है और फाइनेंसिंग में ये लेस होता है। इंटीरियम डिविडेंड पेड हमने फॉर द ईयर ऐड करना है। ये क्वेश्चन के अंदर 20,000 है, तो टोटल करेंगे हम, हमारे पास आएगा 1,12,000। ये आपका है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस 1,12,000 को आप दोबारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 1,12,000 रुपीज़। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, कुछ याद है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो भी हमारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं हम यहाँ पे हम लिखेंगे। अब क्वेश्चन पे देखते हैं हमारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी है। आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना डेप्रिसिएशन है। यस, क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन भी है, मशीनरी है, इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और नीचे भी एडजस्टमेंट दी है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन तो पक्का आएगा। एक ये इंटरेस्ट दिया हुआ है बच्चों, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, ये भी आएगा। ऑपरेटिंग में ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर ऐड होता है और फाइनेंसिंग में ये लेस होता है क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज होता है गिरवी रखना हमने कोई एसेट को, और उसके बदले में अगर हमें कुछ लोन मिला हो तो उसे मॉर्गेज लोन बोलते हैं। 20,000 है, ये ऐड आइटम नहीं लिखेंगे हम, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखना है, फाइनल में नहीं लिखेंगे। फाइनल में वो तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाते हैं, वो लिखेंगे हम। तो बेटा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और नीचे लिखा हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन मतलब कि जो सेल की है उसका डेप्रिसिएशन है। तो इसकी बेटा जनरल एंट्री क्या होती है, याद करो थोड़ा सा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, यानी कि जो 18,000 है ना, ये उस एसेट पे है जो हमने सेल की है, 18,000 रुपये। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में हमेशा करंट ईयर का आता है, तो हम बनाते हैं अकाउंट इसका। हमारे पास लास्ट ईयर मशीनरी का बैलेंस है 1,60,000, करंट ईयर है 1,40,000। ये फिगर तो हम लिखते हैं पहले। यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर था हमारे पास 1,60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये करंट ईयर का बैलेंस आता है, इसमें 1,45,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे कर रहे हैं। इसमें से ये अमाउंट लेस करके नहीं लिखेंगे, ओरिजिनल लिखेंगे जितने का था। ऐसे ही हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, उसका बैलेंस लिखते हैं, वो स्टार्ट होता है यहाँ से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन में लास्ट ईयर का बैलेंस यहाँ पे है आपका 30,000, करंट ईयर का है 25, तो इसको हम लिखते हैं 30,000 और 25,000 रुपीज़, ये हम लिखते हैं इसकी। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ कि डेप्रिसिएशन देयर ऑन लिखा हुआ है, जो मशीन हमने सेल की है, देयर ऑन का मतलब 18,000। तो इसकी जनरल एंट्री हम यहाँ लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। ये हमारे पास 18,000 रुपये है, तो एंट्री लिखी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड
डेप्रीशिएशन अकाउंट 18,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, जो एसेट आप सेल कर रहे हो उस पर लगेगा। तो एसेट की वैल्यू है कितनी बेटा? एसेट की वैल्यू है 40,000। 40,000 की वैल्यू है, 18,000 डेप्रीशिएशन लग गया, इट मीन्स कितनी वैल्यू रह गई? 22,000। 22,000 की चीज़ को आप 5,000 में सेल कर रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 5,000। तो बेटा ये आया लॉस, यहाँ लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बीइंग लॉस फॉर द ईयर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 40,000 की मशीन थी, 18,000 डेप्रीशिएशन लेस किया, 22 की रह गई, उसको 5,000 में तुम सेल कर रहे हो, 17,000 का लॉस आया। लॉस हमेशा क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट होता तो डेबिट में आता। तो बेटा इसका बैलेंस करते हैं, 1,45,000 और 5 150, 150 और 20 170 और 8 178 और 7 कितना हुआ? तो हमारे पास ये हुआ 185,000 रुपीज़। अब बैलेंस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि जो यहाँ पे बैलेंस आता है वो लिखते हैं हम टू बैंक अकाउंट बीइंग मशीनरी और प्लांट परचेस्ड। इसका इफ़ेक्ट इन्वेस्टिंग में पड़ेगा, इसका इफ़ेक्ट ऑपरेटिंग में नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका भी इन्वेस्टिंग में पड़ेगा। ये लॉस है, इसका इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, इसको ऐड करेंगे हम। आ जाओ स्पेकुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। डेबिट साइड इसकी ज़्यादा लग रही है, क्लियरली नज़र आ रहा है हमें। 25 और 18 कितने होते हैं हमारे? 43 माइनस 30, 13,000 रुपये बेटा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया। यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बीइंग करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आपको लिखना है क्लियरली आप, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000, और एक हमारा क्या था? डेप्रिसिएशन, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था एक्यूमुलेटेड की क्रेडिट साइड में, जो हमने लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर आया था 13,000, वो इन सबको ऐड करेंगे। ये आपके पास 1,56,000 आना चाहिए। वैसे तो दोबारा मैं कैलकुलेट, इंटरेस्ट मैंने गलत लिख दिया, ये 14,100 है, 14,100 है, तो 1,56,100 आपका आ गया। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं, ज़रा मुझे याद करके बताओ, क्या लिखते थे इसको हम लिखते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट हमने करनी है। वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऐड, क्या ऐड होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये ऐड होता था ना। देख लेंगे अगर क्वेश्चन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई तो भी छोड़ देंगे हम उसको ऐसे। करंट लायबिलिटीज़, और लेस क्या होता था? इसका बिल्कुल अपोजिट। लेस क्या होता था? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ये आपको पूरा प्रॉपर लिखना है, मैं शॉर्ट में वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। बेटा करंट एसेट्स की बात हम करते हैं। करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री है, लास्ट ईयर 80, करंट ईयर 61, इट मीन्स इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ऊपर लायबिलिटीज़ में सिर्फ ट्रेड पेबल है, ये भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। आ जाओ ज़रा क्वेश्चन में। अब डिक्रीज़ इन करंट एसेट में मैंने आपको भी बताया इन्वेंट्री, ये आपकी डिक्रीज़ हो रही है बेटा क्वेश्चन के अंदर। 80,000 से 61 हुई, इट मीन्स 19,000 डिक्रीज़ हुई है। प्लस आइटम कर दो। करंट लायबिलिटी में हमारी क्या बढ़ी थी? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका लास्ट ईयर था 62, करंट ईयर है 68, तो 6,000 ये बढ़ गया बेटा, ये हमारा ऐड हो गया। अब नीचे है इंक्रीज़ इन करंट एसेट। हमारे पास इन्वेंट्री के अलावा ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है, लास्ट ईयर 29 था, करंट ईयर 40 है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स कितना बोला था मैंने अभी? यस 11,000 रुपीज़। ये नेगेटिव आइटम है, ये आप माइनस में लिखोगे इसको ब्रैकेट में। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, करंट लायबिलिटी तो हमारी कम हुई नहीं, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं प्लस माइनस करके। ये बेटा आपके पास 1,70,000 आ गया, सबको प्लस माइनस करने के बाद 1,70,000 आपका आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं कौन सा एसेट हमने परचेज़ किया, कौन सा हमने सेल किया, कितना हमें क्या क्या मिला, वो हम सब देखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है नहीं इन्वेस्टमेंट पे, वो भी देखेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन में तो फिक्स एसेट कम हो रहे हैं, इसके अलावा तो करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। हमने अभी वर्किंग नोट बनाया था, उसके अंदर हमने एक एसेट सेल की थी, एक परचेज़ की थी, तो वही लिखेंगे इसके अंदर। ये वाली आइटम्स, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले हम लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, ये हमने 5000 की सेल की थी। नेगेटिव आइटम हम लिखेंगे, और हमने परचेज़ की थी 25,000 की, ये भी हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी, पूरा लिख सकते हो। ये 25,000 है, सॉरी सेल का प्लस आइटम होता है, परचेज़ का नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस आइटम होता है। तो ये आपका टोटल आएगा 20,000 नेगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आपका 20,000 है। अब करते हैं फाइनेंसिंग। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमने देखना है सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ये नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस तो पार्ट ही नहीं है इसका, वो तो प्रॉफिट में कैलकुलेट हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लास्ट ईयर 1 लाख की थी, अब 135 की हैं, यानी कि बोरोविंग हमने और की, नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है 35,000 का हमने लोन और लिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्गेज लोन, 14% 12% है इसका इंटरेस्ट, ये भी लिख लो साथ में। ये आपका आएगा 35,000। इंटरेस्ट हम पहले ऊपर ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे लेस होगा, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन, जो तुमने ऊपर ये 14,100 तुमने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे लेस होता है। इसके अलावा इंटीरियम डिविडेंड जो तुमने इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तुमने ऐड किया था 20,000 का, वो यहाँ पे लेस होगा, वो हम करते हैं। ये 14,100 इंटरेस्ट तुमने ऊपर ऐड किया था, नीचे लेस करेंगे। ऊपर तुमने प्रॉफिट के अंदर इंटीरियम डिविडेंड ऐड किया था 20,000 का, वो भी नीचे लेस करेंगे, वो करते हैं पहले। तो बेटा 900 रुपीज़ आया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नीचे लिख लेना। फिर तीनों को हम ऐड करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर तीनों को ऐड करके प्लस आ रहा हो, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो लिखेंगे नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। तो मैंने तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1,51,100 आया। इसके अंदर हम लिखते हैं ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग या फॉर द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2-3 इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो वो हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन में एक तो दिया हुआ बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खुद 1 लाख रुपीज़, और एक हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। आ जाओ जरा वर्किंग नोट पे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लास्ट ईयर का था बेटा, वो था 1 लाख रुपीज़। करंट ईयर का हमारे पास था 2,44,000 क्वेश्चन के अंदर है। और इसके अलावा हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट की तरह ही ट्रीट होती हैं। बिगिनिंग में हमारे पास 15,000 थी, करंट में तुम्हारे पास एंड में 22 है। तो इसका टोटल कर लेते हैं 1,50,000, 15,000 और 2,66,000। तो इसकी हमें ज़रूरत है। इस 1,15,000 को मैंने लिखा ना यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, इस 151 में 1,15,000 ऐड करेंगे, आंसर आना चाहिए 2,66,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि हमने ठीक किया है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये सब ऐड करने के बाद, तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग वाला ऐड करना, चाहे जो भी दिया हो, चाहे कैश है, चाहे बैंक है, चाहे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, दोनों को ऐड करेंगे। ABC तीनों में ऐड कर देंगे। अगर ये इसके इक्वल आता है तो क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज़ मिस्टेक है। अगर बेटा आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको पॉइंट समझना है, तो आपको पूछना होगा जल्दी से।